हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट किया था, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल, राकेश एक पर्सन है जो कि बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। क्या ऑपरेट कर रहा है? बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। और उसने अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए थ्री डिफरेंट पर्सन को मान लेते हैं, अमित, सुमित और रवि को। अमित, सुमित और रवि को एज ए अकाउंटेंट उसने अपने यहाँ अपॉइंट किया। क्या जानने के लिए? अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए। हम अब बात कर रहे हैं जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जब तक कोई भी प्रिंसिपल नहीं बना था, तब की हम बात कर रहे हैं। जब अकाउंटिंग करना स्टार्ट ही किया था जस्ट बिजनेसमैन ने, तब राकेश ने तीन अपने यहाँ अलग अलग पर्सन अपॉइंट कर दिए कि आप मेरे बिजनेस के लिए क्या फाइंड आउट करो? प्रॉफिट फाइंड आउट करो। एक निश्चित टाइम के बाद तीनों से राकेश पूछता है, हाँ कि बताओ मेरा प्रॉफिट क्या है। ये प्रॉफिट कुछ बताता है, ये प्रॉफिट कुछ बताता है और ये प्रॉफिट कुछ बताता है। इट मीन्स तीनों का जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट है। तीनों का प्रॉफिट डिफरेंट है, सेम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ थे जिनको लेकर इसने अकाउंट मेंटेन किए, इसके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ थे जिसको लेकर के इसने अकाउंट मेंटेन किया, और इसके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ और कुछ और रूल काम कर रहे थे जिसके अकॉर्डिंग इसने अकाउंट मेंटेन किए। जैसे गड़बड़ क्या कर सकते हैं जैसे ये तो क्या कर सकता है, बिजनेस को और बिजनेसमैन को एक ही मान सकता है, तो इसके बिजनेसमैन के जो खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे, अगर वो भी इसमें दिखा देगा तो इसका प्रॉफिट कुछ अलग आएगा। ये अलग अलग मान ले तो इसका प्रॉफिट कुछ अलग आएगा। और ये हो सकता है कि बिजनेस को और इसको अलग माने, लेकिन कुछ और गड़बड़ करते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर दिखा दे तो इसका प्रॉफिट कुछ अलग आ जाएगा। तो इट मीन्स जब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट ही हुई थी, जस्ट स्टार्टिंग स्टेज पे थी, तब उस केस में क्या था, सभी अपने अपने तरीके से अकाउंट मेंटेन करते थे। हर एक का अपना अपना तरीका था जिससे वो ये पता लगाते थे कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस सफ़र कर रहे हैं। तो जिसमें क्या होता था, फिर डिफरेंट पर्सन के द्वारा जो अकाउंट मेंटेन किए जाते थे उनमें क्या थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उनमें एक रूपता नहीं थी, अलग अलग रिजल्ट देते थे वो। इसीलिए फिर क्या आवश्यकता महसूस की गई कि सभी का रिजल्ट सेम आए। इसीलिए क्या होना चाहिए, सभी के आइडियाज सेम होने चाहिए, सभी की जो अजम्पशंस है अकाउंट मेंटेन करने के लिए वो सेम होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी तो सभी के अकाउंट्स रिजल्ट मैच करेंगे। अब ये आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं हुई? क्योंकि इसने तो प्रॉफिट कुछ दिखा दिया, इसने कुछ दिखा दिया और इसने कुछ दिखा दिया, तो अकाउंट्स किससे मेंटेन करवाएं हम? इसीलिए क्या था कि सबसे पहले हमारे पास क्या थे, कंसेप्ट थे जिस पे बेस हम अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। इसके अलग कंसेप्ट थे, इसके अलग थे, इसके अलग थे, अलग आइडियाज़ थे। अब आइडियाज़ ही हमारे कंसेप्ट बने। आइडियाज़ हमारे कंसेप्ट किस तरीके से बने? अगर हम इन सभी आइडियाज़ को एक ही शेयर करके कि हाँ यही आइडियाज़ फॉलो किए जाएंगे अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो अगर हम ये शेयर कर दें सभी के साथ तो जो हमारे कंसेप्ट है वो मैच हो जाएंगे सभी के कि हाँ इस तरीके से हमें अकाउंट मेंटेन करना है, तो रिजल्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी थी। अब इन तीनों पर्सन्स को तो क्या कर दिया गया, ये कंसेप्ट बता दिए गए कि हाँ आपको इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करने हैं। क्योंकि राकेश एक बिजनेसमैन था, अब इन तीनों को इसने बता दिया कि हाँ ये कंसेप्ट आपने रखने हैं कि ओनर को और बिजनेसमैन को अलग रखना है और कैपिटल एक्सपेंसेस आपने अलग से रखने हैं। तो ये कंसेप्ट तो इसने बता दी, ठीक है, इनको पता है। लेकिन क्या ये पूरी ताउम्र
अपना अकाउंट मेंटेन करेगी, इनके मरने के बाद कौन करेगा फिर इसके अकाउंट मेंटेन, या इसके आने वाले वंशज के लिए अकाउंट मेंटेन कौन करेगा? जो इसके वंशज हो गया, अदर जो बिजनेसमैन हो गए, उनके लिए अकाउंट मेंटेन कौन करेगा? तो इसीलिए जो आइडियाज़ या जो कॉन्सेप्ट इनके साथ शेयर किए गए थे उनको रिटन फॉर्म में हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अगर ये लिख देंगे, रिटन फॉर्म में बना देंगे कि हाँ ये कंसेप्ट आपके जिनको फॉलो करना है आपने अकाउंट मेंटेन करते वक्त बना देंगे, तो इजी रहेगा। इनको पढ़ के कोई भी आपके अकाउंट मेंटेन कर सकता है और फिर भी रिजल्ट सभी के सेम आएंगे। तो फिर वो आइडियाज़ पहले बने कंसेप्ट, जैसे वो रिटन फॉर्म में आए वो बन गए प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत बन गए कि नहीं बन गए कि हाँ इन्हीं को फॉलो करना है, और इन्हीं सिद्धांत ये इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस में ये वो रूल बन गए जिसके बेस पे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ये रूल हमारे स्टैटिक तो नहीं है, इनमें चेंज तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जहाँ पर हमें चेंज की रिक्वायरमेंट महसूस हुई वहाँ पर अगर हमने चेंज किए तो वो हमारे क्या बन गए? कन्वेंशंस बन गए। तो ये 3 टर्म्स आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में यूज़ किए जाते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस। इन तीनों को मिलाकर के इकट्ठा एक नाम दे दिया जाता है गैप। अगर हम कहें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ही प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में इन्वॉल्व होते हैं। ये तीनों सेम ही हैं। इट मीन्स ये वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं और गाइडलाइंस हैं जो, या फिर आइडियाज़ हम कह सकते हैं, जिनके बेस पे हमारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब गैप एक वर्ड यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, ये क्या है? गैप की फुल फॉर्म क्या है? गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हिंदी में अगर हम कहें तो गैप हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम देखो, जैसे मैंने एग्जांपल से स्टडी किया कि इस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट हुई। एक व्यक्ति के मन में जो आइडियाज़ थे वो सभी के साथ शेयर किए गए तभी, ताकि हमारे रिजल्ट सेम हो। अब उनको फिर रिटन फॉर्म में रखा गया ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंट मेंटेन करे, ताकि कंपैरिजन हमारा बना रहे। और उनमें जैसे जैसे हमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी हमने अमेंडमेंट किए। अब वही हमारे क्या बन गए? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग principles are the rules and guideline accounting principles are the rules and guideline which must be followed by companies when reporting financial data। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस विच मस्ट बी फॉलोड बाय कंपनी एंड बाय कंपनीज व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स या वो दिशा निर्देश है जो एक कंपनी को जरूरी है फॉलो करने जब वो अकाउंटिंग डेटा प्रेजेंट कर रही है या फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स जब वो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है तब उसे इन रूल्स और गाइडलाइन का फॉलो करना उसके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो ये हमारे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हें सामान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकृत किया गया।
जैसे कि हमने यहाँ पर 3 ही अकाउंटेंट लिए थे, दुनिया भर में बहुत सारे अकाउंटेंट होंगे, उन सभी ने इनको एक्सेप्ट किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूप में अडॉप्ट करने के लिए। जब वो अकाउंट मेंटेन करते हैं तब उन्हें एज ए प्रिंसिपल उन्होंने सभी ने एक्सेप्ट किया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये बेसिकली दिए गए हैं FASB द्वारा। यहाँ पर FASB क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। FASB द्वारा ये जो गैप हैं वो दिए गए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल FASB द्वारा इशू किए गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हमारी जो थोड़ा बेसिक चीज़ें थी वो क्लियर हो गई हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप्स क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जो अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए गए हैं। पहली फीचर्स इसकी क्या है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जो अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आपके लाने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है उनका यूज़ यूनिवर्सल यूज़ है, सार्वभौमिक उपयोग है उनका, हर एक जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ये नहीं है कि आपकी कंट्री में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो किसी दूसरी कंट्री में यूज़ नहीं किए जाएंगे, उनका यूनिवर्सल यूज़ है, सार्वभौमिक उपयोग है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मैन मेड हैं, मनुष्य ने अपने आइडियाज़ के बेसिस पे ये प्रिंसिपल दिए हैं। ये नहीं है कि आप उनको टेस्ट कर करके या एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने रूल्स बनाया है, या उनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जो साइंस के, सॉलिड साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हम उनको टेस्ट करके फिर देते हैं, लैब में टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैन मेड हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो स्टैटिक नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक, वो स्थिर नहीं है, उनमें चेंजेस आते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी वैसे वैसे उनमें चेंजेस आते रहेंगे। और लास्ट आपको दी गई है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई भी रूल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल तब बनेगा जब वो 3 आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। 3 क्राइटेरिया कौन कौन से? रेलेवेंसी, पहला क्राइटेरिया आपका रेलेवेंसी। कोई भी रूल अगर रेलेवेंसी के क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है, इट मीन्स उस रूल से अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करवाते हैं जो नेसेसरी है, जो रेलेवेंट है, जो चाहिए अकाउंटिंग यूजर्स को, तो फिर वो हमारा पहला क्राइटेरिया पास कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, वो रूल बायस नहीं होना चाहिए, उस रूल्स के द्वारा किसी एक पक्ष के इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, तभी वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट होगा। तीसरा क्राइटेरिया इसका फिजिबिलिटी, उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसको यूज करना और एप्लीकेबल करना फिजिबल हो। इट मीन्स ये नहीं कि ख्यालों की बातें हों, हम उन्हें अगर एक्चुअल लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं तभी हम उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वैसे तो देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कन्वेंशन कंसेप्ट दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या किया गया है कि दोनों 2 तरीके के आपके साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं, जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट, और दूसरा आपका कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 टाइप्स के आपके साथ स्टडी किए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपकी बुक में।
अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्या किया जाता है, ये माना जाता है कि लीगली फ्रेमवर्क के रूप में इसे ढाला जाता है और इसे इशू किया जाता है FASB द्वारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो हैं जो कि रेगुलरली लोगों के द्वारा यूज़ की जाने वाली एक वे था अकाउंट मेंटेन करने का, जो परंपरा बन गई। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट are the basic rules, assumptions और प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक रूल्स, assumption और प्रिंसिपल्स विच इज कंसिडर्ड basis for recording business transaction। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक रूल्स एंड assumptions और प्रिंसिपल्स विच इज कंसिडर्ड बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मीन्स अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? वो बेसिक रूल्स हैं, अजम्पशंस हैं, जिनको हम बेस लेकर के चलते हैं जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट दिए गए हैं FASB द्वारा, या आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में से कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। हम स्टडी करेंगे इसी बेसिस, जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, राकेश एक बिजनेस रन कर रहा है, वही एग्जांपल अब हम स्टडी करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसी एग्जांपल को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तीनों स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे? अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बना रहे थे, कोई भी कॉमन कंसेप्ट नहीं था इनके बीच में। तो अमित तो क्या मान रहा था कि दोनों एक ही हैं, राकेश और बिजनेसमैन दोनों एक ही हैं। सुमित क्या मान रहा था? दोनों अलग अलग हैं। अब ये मतभेद जैसे ही हुआ उनके बीच में, तो रिक्वायरमेंट क्या हुई? ये क्लियर किया जाए कि बिजनेसमैन और राकेश अलग हैं या एक ही पर्सन है। तो इसके लिए पहला कंसेप्ट हमारा बना, फर्स्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि जो बिजनेसमैन हैं और जो बिजनेस है वो दोनों क्या हैं? सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को एक ही आप नहीं मानोगे, दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। जबकि अमित तो क्या कर रहा था? राकेश के पर्सनल खर्चे भी बिजनेस में दिखा रहा था, इसीलिए उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा था और सुमित का कुछ और आ रहा था। तो हमें ये नहीं करना है कि जो राकेश के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो अगर हम बिजनेस में शो कर दें बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में, तो क्या होगा? प्रॉफिट हमारा कुछ और आ जाएगा। तो उससे हमें बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं पता चला। तो इसीलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है? दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए अकाउंट्स आप अलग अलग मेंटेन करोगे। अगर राकेश बिजनेस से ही कुछ पैसा निकाल के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ड्रॉइंग। और अगर राकेश कुछ पैसा बिजनेस को देता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। तो ये जो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, जिसकी बेस पे हम ड्राइंग और कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि हम राकेश को और बिजनेस को दोनों को अलग अलग पर्सन मानते हैं। तो ये हमें बताता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो पहला क्लियर है कंसेप्ट हमारा।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कि पहले क्या क्या मुश्किलें फेस की गई, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई और उनका समाधान हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट के रूप में मिला। अब दूसरी समस्या ये हो सकती है कि इसने तो अकाउंट बनाए थे 6 महीने के लिए, इसने बना दिए 12 महीने के लिए और इसने 2 साल के लिए। ऐसा हो सकता है? 2 ईयर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब आपको यही नहीं बताया जाए कि आपको कितने समय के लिए अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो दूसरी समस्या हमारे सामने ये आई कि हमें ये पता हो कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो दूसरी जो हमारी कंसेप्ट है वो इसी का सॉल्यूशन हुआ, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के द्वारा हमें क्लियर किया गया कि हमें किस टाइम के लिए अकाउंट मेंटेन करने हैं। हमें जनरली 1 ईयर के लिए अकाउंट मेंटेन करने होते हैं और वो 1 ईयर हम चूज कर सकते हैं कि वो कैलेंडर ईयर होगा या आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। आपके अकाउंट्स के लिए केवल ऑप्शन अवेलेबल है, कंपनी के लिए केवल फाइनेंशियल ईयर ही उसका अकाउंटिंग पीरियड है। इट मींस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का नेक्स्ट ईयर की, तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। कंपनी के लिए तो ये कंपलसरी है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर को ही अपना अकाउंटिंग पीरियड बनाए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए और सोलो ट्रेडर के लिए छूट दे दी गई है कि वो कैलेंडर ईयर, इट मीन्स 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के ईयर्स को भी अपना अकाउंटिंग पीरियड चूज कर सकती है। तो दूसरी समस्या हमारे सामने क्या थी कि हम किस टाइम के लिए अकाउंट मेंटेन करें, वो समस्या हमारी इस कंसेप्ट के द्वारा दूर की गई, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब सभी को बता दिया गया है कि आप 1 साल के लिए खाते बनाओगे और आपके लिए जो ईयर्स हैं वो 2 अवेलेबल हैं, 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप कैलेंडर ईयर चूज करो या फाइनेंशियल ईयर, दोनों में से मर्जी आपके। कंपनी के लिए यही कंपलसरी है। तो दूसरा कंसेप्ट आ गया समझ में, जो हमें ये बताता है कि हमें अकाउंट्स किस टाइम के लिए मेंटेन करने हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट हो गया। हमें बस प्रॉब्लम देखनी है और कंसेप्ट वैसे रट्टा नहीं लगाना है कि कौन कौन से कंसेप्ट, हमें जस्ट प्रॉब्लम पे फोकस करना है। कंसेप्ट फिर अपने आप आपको ध्यान में आ जाएंगे। एक प्रॉब्लम इनके सामने क्या आई हो सकती है? चलो अकाउंटिंग, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। दूसरा हमारा ये हो गया कि अकाउंटिंग पीरियड हमें पता चल गया। अब तीसरा, इसके अकाउंट कुछ अलग ही तरीके के थे। इसने क्या कर रखा था, जैसे 5 शेयर इसने बाय की और 10 टेबल इसने बाय की, तो वो अलग अलग लिख रखे थे। मनी के रूप में इसने लिख ही रखा था, इसने मनी के रूप में लिख रखा था और इसने भी मनी के रूप में। तो दोनों के अकाउंट्स बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे थे, तीनों के दिन रात का अंतर था। ये तो थिंग्स में डील कर रहा था, ये मनी में डील कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने समस्या थी वो क्या थी कि हम मनी के रूप में ही मेजर कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मनी के रूप में ही हो। तो थर्ड जो हमारा कंसेप्ट आया वो क्या आया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब हम रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ने लगे थे तो हमें ये बता दिया गया कि आप केवल और केवल मनी में मेजर करके ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं है कि आप अलग से लिख रहे हो 5 चेयर 10 टेबल 2 बिल्डिंग एटसेट्रा। आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लिखोगे इनका टोटल करना पॉसिबल ही नहीं है। एक आप लिखते हो 5 चेयर की जो हमारी कीमत है वो कितनी है 1000 है और 10 टेबल की कीमत हमारी 20000 है और 2 बिल्डिंग की कीमत हमारी 10 लाख है। तो इनका टोटल हम कर सकते हैं, नहीं कि इनका टोटल हम कर सकते हैं। तो इसीलिए थर्ड कंसेप्ट हमारा क्या बताता है कि आप मनी के रूप में मेजर करके ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं।
उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जिनको हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक कर देते हैं आपके एम्प्लॉय, या आपके मैनेजमेंट कमेटी में चेंज आ जाता है, या आपका एफिशिएंट मैनेजर रेजिग्नेशन लेटर देकर चला जाता है, तो इन सभी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम केवल मनी में मेजरेबल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा हमें बताता है थर्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब हम अपनी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये आया, अब अमित क्या मान रहा है कि ये बिजनेस चलेगा 1 साल तक, सुमित क्या मान रहा है कि ये बिजनेस चलेगा 2 साल तक, रवि क्या मान रहा है कि ये बिजनेस चलेगा 3 साल तक। तीनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग मान रहे हैं। अब इनके सामने समस्या क्या आई होगी? जैसे मान लेते हैं एक फर्नीचर तीनों ने ही रिकॉर्ड करना है, एक फर्नीचर बाय किया था, तीनों ने रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर की लागत थी 1 लाख, फर्नीचर की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख थी। अब तीनों के सामने समस्या क्या आ गई? ये तो मानता है कि 1 साल चलेगा बिजनेस, ये मानता है 2 साल चलेगा, और ये मानता है 3 साल चलेगा। तो ये जो 1 साल मान रहा है इसके लिए तो फिर डेप्रिसिएशन हमारी कितनी चार्ज होनी चाहिए? 100% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए फर्नीचर के ऊपर, कि कंप्लीटली हम इसी ईयर में राइट ऑफ कर दें इसको। इसके अकॉर्डिंग 50% डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग 33% डेप्रिसिएशन 33.33%। जस्ट एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, वैसे ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि ये फर्नीचर हम 1 साल में यूज़ कर लेंगे, 2 साल में, और ये 3 साल में, क्योंकि बिजनेस हमारा इतने समय के लिए रन किया जाने वाला है। तब इस समस्या का समाधान हमारा नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट के रूप में आया कि हम क्या मानेंगे? हमारा बिजनेस कंटिन्यूअली चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हमारा बिजनेस आने वाले समय के लिए चलता रहेगा। हम नियर ईयर्स में हम बिजनेस को शट डाउन नहीं करने वाले। तो इसी बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, जो फर्नीचर हमने बाय किया है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, इसकी जो एक्चुअल एस्टिमेटेड लाइफ है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, चाहे ये एस्टिमेटेड लाइफ कितने ही ईयर्स की हो, इसी के अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी समस्या इनके सामने ये भी आ सकती थी कि ये फर्नीचर इसने 1 लाख का बाय किया था, लेकिन साल के अंत में ये 2 लाख का हो जाता है, या साल के अंत में 50,000 का हो जाता है मार्केट में, तो वो 50,000 का रिकॉर्ड करे या 1 लाख का 1 लाख का रिकॉर्ड करे। ये समस्या भी आई थी उनके सामने इसी कंसेप्ट में। तो इसी से ये सोल्यूशन निकलता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही जो एसेट्स है हमारी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले समय के लिए कंटिन्यूली चलता रहेगा, और हम नियर जो टाइम में उसका शट डाउन करने वाले नहीं हैं। ये हमारे 3 कंसेप्ट 4 कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये इसी से रिलेटेड, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि हम जो फर्नीचर बाय कर रहे हैं वो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। हमने बाय तो किया था 1 लाख का, और आज उसकी वैल्यू अगर 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 50,000, तो 1 ईयर के बाद हम उसको 50,000 पे रिकॉर्ड करें, या फिर इसके ऊपर एक डेफिनेट परसेंटेज से डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी कि ये 10 ईयर तक चलेगा हमारा फर्नीचर, तो 10 ईयर के अकॉर्डिंग इसकी डेप्रिसिएशन रेट आती है 10%, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगनी थी 10,000। तो ये 10,000 का तो हमने यूज़ कर लिया, हमारे पास 90,000 का रह गया कि हम 1 साल बाद इसको 90,000 पर शो करें या 50,000 पर शो करें। ये हमारे सामने समस्या थी, क्योंकि जब हमने बाय किया तब तो हमने 1 लाख पर रिकॉर्ड कर लिया,
अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम 50,000 पर रिकॉर्ड करें या 90,000 पर रिकॉर्ड करें नेक्स्ट ईयर में। तो हमारे लिए इस समस्या का समाधान ये दिया गया हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट में कि हम जो है अपनी एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। जिस वैल्यू की हमने बाय की है उसी पर शो करेंगे। हाँ, उसमें अगर कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो उसके लिए हम प्रोविजन बना लेंगे, डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर देंगे। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट के पक्ष में जो तर्क दिए गए वो कौन कौन से थे कि जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई किया जा सकता है, वेरीफाइएबल है, क्योंकि हमारे पास वाउचर होगा या इनवॉइस होगा, कैश मेमो अगर हमने कैश परचेज किया है, या फिर हमारे पास इनवॉइस होगा अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो 1 लाख का उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने फर्नीचर एक्चुअल में बाय कितने का किया था, 1 लाख का, और हम शो भी अपने अकाउंट्स में कितने का कर रहे हैं, 1 लाख का। ऐसा तो नहीं कि हमने 1 लाख का बाय किया और हम 2 लाख का शो कर रहे हैं। तो ये वेरीफाइएबल है अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड कर दें तो मार्केट प्राइस हमने रिकॉर्ड कर दिया, मान लेते हैं 2 लाख, कहाँ से वेरीफाई कर पाओगे कि उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख है। दूसरा, आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते मार्केट वैल्यू को, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग मार्केट वैल्यू होगी उसी एसेट्स की, आप इजीली एस्टिमेट नहीं कर पाओगे उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको। और ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है ये हमारा जस्टिफाई करता है इसको भी कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को सही माना जाता है, न कि हम मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करें। अब इसकी कुछ एक कमियां भी थी। इसकी कमियां क्या थी? इसके जो ड्रॉबैक थे वो ये थे कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उन एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हमने कुछ पेमेंट नहीं की। जैसे जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे ड्राइंग या ब्रांड वैल्यू, उनको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए हमने कुछ पेमेंट ही नहीं की है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये था, जब इन्फ्लेशन का टाइम आएगा तब डेप्रिसिएशन तो हमारी सेम ही रेट से चार्ज होगी, लेकिन वैल्यू तो हमारी बहुत हाई जा चुकी है इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो अफेक्टेड होगा इस चीज़ से। हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन तो बेस रेट से ही चार्ज करें, जबकि प्राइस इंडेक्स हमारा काफ़ी हाई जा चुका है, जिससे हमारा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। और जो कॉस्ट पे बेसिस इंफॉर्मेशन है वो कभी कभी मैनेजर के लिए या क्रिएटर्स के लिए यूज़फुल नहीं होती। तो ये हमारे कंसेप्ट हो गए 5 कंसेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, या नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने क्या फेस की जिसके लिए हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाना पड़ा। नेक्स्ट आपको दिया गया है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। एक ट्रांजैक्शन के जो 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब प्रॉब्लम इन्होंने क्या फेस की होगी, हो सकता है अमित ने एक ही पक्ष रिकॉर्ड किया हो, जैसे कैश की पेमेंट की। जैसे हमारे सामने ये समस्या थी कि हमने कैश पे किया। कैश पे किस लिए किया? क्रेडिटर्स को कैश पे हम कर रहे हैं, तो हमने कैश पेमेंट को तो रिकॉर्ड कर लिया कि कैश हमने पेमेंट की है, लेकिन क्रेडिटर्स जो दूसरा पक्ष था हमारा, उनकी वैल्यू जो कम हो रही थी, हमारी लायबिलिटी जो कम हो रही थी, उसको अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो इसके अकाउंट्स क्या होंगे, ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि इसके बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दोनों एस्पेक्ट को ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये हो सकता है दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कराओ। तो समस्या एक ये भी आई थी कि हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें, तो इसीलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा दिया गया, जिसके कारण ही ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के कारण ही हमारा क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये जो हमारी इक्वेशन बनती है ये ड्यूअल एस्पेक्ट
कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही तो फ्रेम होती है, जिसमें हम दोनों एस्पेक्ट को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी हमेशा इक्वल ही रहेगी, इसी फॉर्म में रहेगी। तो ये था हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जैसे अगर हम फर्नीचर बाय कर रहे हैं तो एक तरफ तो एक एस्पेक्ट हमारा ये है कि हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, एसेट आ रही है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा इस ट्रांजैक्शन का क्या है कि कैश हमारे पास से जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है। तो दोनों एस्पेक्ट को अगर हम रिकॉर्ड करें तो वो हमारा क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों पक्ष का लेखा किया जाता है, ये हमारा बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा 7th जो कंसेप्ट है वो है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब इनके सामने समस्या क्या आई होगी, समस्या हम एक बार फिर से यहाँ पे रफ कर देते हैं एक बार में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये हमारे पास 3% थे, अब एक ट्रांजैक्शन की हमने मान लेते हैं 31 मार्च को हमने एक ट्रांजैक्शन की है गुड्स सेल की, गुड्स सेल की कितने की, 50,000 की हमने गुड्स सेल की है। हमें कैश सेल हमने की है 31 मार्च को, हमने पेमेंट रिसीव की है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को हमने पेमेंट रिसीव की है। उस केस में अब तीनों के अलग अलग मत हैं। अमित तो क्या मानता है कि ये इस ईयर की इनकम है, जैसे जो कि इनकम हम ईयर भी दे देते हैं ताकि अच्छे से आप समझ पाओ, 2020, और इस ये जो कंप्लीट ईयर था हमारा 1920 था। तो अमित का तो मानना है कि ये जो इनकम है ये 1920 की इनकम है। सुमित क्या कहता है कि ये इनकम 2021 की इनकम है, क्योंकि ये हमें 4 अप्रैल को रिसीव हो रही है। चलो आपके लिए थोड़ा सा और ईजी बना देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये वाला कंफ्यूजन ख़त्म ही कर देते हैं। हमने सेल की, हम ये मान लेते हैं 31 दिसंबर को 2020 को, और हमने पेमेंट रिसीव की 4 जनवरी 2021 को। तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा। अमित क्या मानता है कि ये इनकम इसी ईयर की है। अगर हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अमित तो मानता है कि ये जो इनकम है 50,000 की ये 2020 की इनकम है। सुमित क्या मानता है कि नहीं, ये 2021 की इनकम है, क्योंकि हमें रिसीव तो अब हो रही है। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन जनरल था, एक आम सी बात थी, क्योंकि ये तो ये मानेगा कि अब इनकम रिसीव हो रही तो अभी हमारी इनकम हुई है। ये क्या मानता था कि हाँ हमने सेल कर दी तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी इनकम जनरेट हो गई है। तो दोनों में कन्फ्यूजन था कि नहीं था। अब इसका सोल्यूशन हमें दिया गया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ने इसका सोल्यूशन दिया, जिसमें हमें क्या बताता है, रिवेन्यू आपको पता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो गुड्स सोल्ड हमने की है, या फिर जिस वैल्यू की हमने गुड्स सोल्ड कर दी है, या फिर जिस वैल्यू की हमने सर्विस रेंडर कर दी है, उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें क्या बताता है, अगर हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में गुड्स सेल कर दिए तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर की इनकम मानी जाएगी, चाहे वो हमें रिसीव हुई हो या ना हुई हो। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो इनकम है ये इसी ईयर की इनकम है 2020 की, चाहे हमने रिसीव की है या न की, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे ही हमने गुड्स सोल्ड की हमारी इनकम जनरेट हो गई, ये हमें बताता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये हमें कहता है कि हाँ आप बस ये ध्यान रखो कि आपने बेनिफिट प्रोवाइड करवा दिया, उस वैल्यू का सर्विस आपने दे दी किसी दूसरे को, तो इट मीन्स आपके पास राइट आ गया कि नहीं आ गया पेमेंट रिसीव करने का। जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है,
गुड्स की, उसी दिन ये माना जाता है कि हमारी इनकम जनरेट हो गई। उससे पहले ना हम मान सकते, ना ही उसके बाद मान सकते। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये जो गुड्स हमने सेल किए ये 4 जनवरी को जब हम रिसीव करेंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे इसी ईयर में। इसी तरीके से रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही अगर हमें, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे देता हूं, अगर हमें एडवांस रिसीव हो जाता है, जैसे हमें सुरेश से एडवांस रिसीव हो जाता है, सुरेश से हमें 20,000 रिसीव होते हैं एडवांस में, किस तारीख को, 20 दिसंबर 2020 को हमें रिसीव हो जाते हैं। किस लिए, ये गुड्स बाय करने वाला है, ये गुड्स बायर हमारा 20,000 इसने एडवांस दे दिए। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस 20,000 को क्या मानेंगे, नेक्स्ट ईयर की इनकम मानेंगे, क्योंकि अगर इसे गुड्स हम प्रोवाइड करवाते हैं या ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र हो रही है, वो हो रही है 4 जनवरी 2021 को अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हम कब कर रहे हैं, गुड्स का जो मालिकाना हक है वो हम उसे कब दे रहे हैं सुरेश को, वो हम दे रहे हैं 4 जनवरी 2021 को। तो ये जो 20,000 की इनकम है ये मानी जाएगी, 2021 की इनकम मानी जाएगी। ये हमें बताता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। आ गया समझ में, ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, अब ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ने तो हमें ये बता दिया कि हमें ये इनकम इस ईयर के लिए माननी है और ये इनकम अगले साल के लिए माननी है। तो हमें एक्सपेंसेस के बारे में तो कोई बताए, तो इसीलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आया मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं, जैसे 2020 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं, 2020 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं, चाहे हम उसकी पेमेंट 2021 में कर रहे हो, लेकिन वो किसके एक्सपेंसेस माने जाएंगे, 2020 के एक्सपेंसेस माने जाएंगे। ये हमें बताता है मैचिंग कंसेप्ट। इट मीन्स मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो उसी ईयर के एक्सपेंसेस माने जाएंगे जिस ईयर की वो इनकम है। इट मीन्स हम मैच कर लेते हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, राम क्या करता है, हमसे क्या करता है, गुड्स बाय करता है, हमसे गुड्स बाय करता है कब, 20 दिसंबर 2020 को, ठीक है। टू 2020 को हमसे गुड्स बाय कर रहा है। अब राम के गोडाउन, राम का जो गोडाउन है या राम का जहां पर भी बिजनेस या राम के घर तक बिजनेस, या राम अगर एक हाउस होल्ड पर्सन है तो राम के घर तक पहुंचाने का खर्चा अगर हम कैरीज अगर हम पे करने वाले हैं, हम मीन्स अगर राकेश पे करने वाला है, तो ये जो गुड्स हमने सोल्व कब किए, 20 दिसंबर 2020 को, उसी दिन हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन ये जो किराया है वो हम पे कर रहे हैं 2021 में, 2021 में ये कैरीज हम पे कर रहे हैं। यहाँ से माल हमारे गोडाउन से या हमारे बिजनेस से इसके घर तक या इसके बिजनेस तक पहुँचाने का जो किराया है वो 2021 में अगर हम पे कर रहे हैं तो भी वो क्या माना जाएगा, 2020 का एक्सपेंसेस माना जाएगा। ये हमें बताता है मैचिंग कंसेप्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यही हमें बताता है कि कौन से एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और कौन से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे राम एक ऐसा पर्सन है जो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, उसको हमें सैलरी पे करनी है। हम अपने खाते बंद करते हैं 31 दिसंबर को, हम अपने खाते बंद कर रहे हैं। तो अगर दिसंबर की सैलरी 31 दिसंबर की सैलरी हमें देनी कब है, ये तो हम नेक्स्ट डे ही देते हैं सैलरी। तो सैलरी हम देंगे 31 दिसंबर 2020 की सैलरी हम देंगे 1 जनवरी 2021 में देंगे। अगर हम ये खातेबंद 31 दिसंबर को कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 को, तो अब तक हमने पेमेंट नहीं की सैलरी की। तो अगर खातेबंद हम जिस डेट को कर रहे हैं उस डेट तक एक्सपेंसेस आपके पे नहीं किए गए हैं, तो भी वो एक्सपेंसेस तो इसी ईयर के हैं, क्योंकि इसी ईयर हमने सर्विसेज ली हैं। तो वो अब क्या माने जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पे कब किए जाएंगे 1 जनवरी 2021 को। और अगर मोहन एक ऐसा पर्सन और था जिसको भी हमें सैलरी देनी थी दिसंबर की, वो क्या कर गया 1 दिसंबर को ही हमसे रिक्वेस्ट करके अपने नवंबर की सैलरी और दिसंबर की सैलरी और जनवरी की सैलरी 3 महीने की सैलरी हमसे क्या ले गया, पहले ही ले गया। तो यहाँ पर दिसंबर तक की सैलरी तो उसे मिलनी चाहिए थी, मोहन को दिसंबर तक की सैलरी तो मिलनी चाहिए थी। तो ये तो उसके उसी साल की इनकम हमारे लिए उसी साल का एक्सपेंसेस है। लेकिन जनवरी की सैलरी जो हमने कब दे दी, नवंबर में ही दे दी, वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले ही हमने पे कर दिया। तो ये हमें बताता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट आपका हो गया। अब बस 2 और रह गए, फटाफट हम इसको सम अप करते हैं। नेक्स्ट आपका एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस मींस एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमने कैश पे किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे राम की सैलरी 31 दिसंबर तक की हम पे कर रहे हैं, उसे पे की जाती है 2021 को, ये है 2020 की। तो अगर हम कैश बेसिस रिकॉर्ड करते तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती 2021 में। लेकिन हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए ये सैलरी कब रिकॉर्ड होगी, 2020 में रिकॉर्ड होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में। तो एक्रूअल बेसिस हमें ये बताता है कि हम जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब हमने क्या कर दिया, उसके बदले में बेनिफिट प्रोवाइड करवा दिए। और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि हमने डेफिनेशन में स्टडी किया था, जब हमने बेनिफिट उठा लिया उसी टाइम एक्सपेंसेस हमारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये था आपका एक्रूअल कंसेप्ट। लास्ट आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है, ये कहता है कि हमें बायसनेस नहीं रखनी है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अकाउंट्स में। जैसे अमित अगर रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो उसका अगर कोई साथी कुछ भी बिजनेस से बाय करके लेके जाता है तो वो रिकॉर्ड तो फुल वैल्यू पे कर देता है, लेकिन उसको कम वैल्यू के ऊपर
सामान दे देता है। जैसे अमित ने अपने साथी मोहन को क्या किया, एक फर्नीचर 5,000 का दे दिया, जबकि अकाउंट्स में इसने शो कर दिया 10,000 का। तो बायसनेस की कि नहीं की इसने? तो इसीलिए अकाउंट्स हमारा क्या होने चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए। अकाउंट्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होने चाहिए, वेरीफाइएबल होने चाहिए। हम उनको क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें। अब वेरीफाइएबल इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पीछे हमें डॉक्यूमेंट रखने चाहिए। जैसे अगर हम परचेज रिकॉर्ड करें तो वो कैश बेसिस है या फिर क्रेडिट बेसिस होगी। अगर कैश बेसिस है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए। और अगर क्रेडिट बेसिस है तो उसके लिए हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल्स या फिर जैसे बिल्टी या अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं जैसे पे इन स्लिप, सेल्स बिल्स एटसेट्रा, उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है ताकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, वो बायसनेस से फ्री हो। तो ये थे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है। अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। थैंक यू।